तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच में कैसी रही, और जिसमें हम लोगों ने कृषि पर बात करना स्टार्ट किया था। बहुत सारी चीजें, भूमि सुधार की बात की थी, हदबंदी की बात की थी, फिर हम लोगों ने बात की थी किसकी, हम लोगों ने इसकी भी बात की थी कि हरित क्रांति ने कैसे हमारे देश में जो हम खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा करते थे वो सारी समस्या हमारे लिए दूर कर दी थी। और उसी का रिलेटेड एक कार्टून भी है हमारी किताब में, जिसमें लिखा हुआ है कि अब मुझे PL 480 की जरूरत नहीं है। वो PL 480 जो था ना, जो गेहूं हम लोग अमेरिका से मांग रहे थे उस समय, जो हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी समस्या थी। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि 1965 से हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, और 1965 से 1975 तक पहला चरण था, और फिर 1975 से 1985 तक दूसरा चरण था। अब इसमें एक चीज बहुत अच्छी निकल करके आई थी। बहुत अच्छी क्या निकल करके आई थी कि 5 साल के अंदर, समझ रहे हैं आप, 1965 से शुरुआत हुई और 1970 आते आते हम लोग आत्मनिर्भर हो गए थे खाने के मामले में। 5 साल के अंदर हम लोगों ने ये कर दिया कि अब हमें किसी भी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बाद के जो 15 साल थे उसमें भी हम लोग प्रगति करते चले गए और बहुत सारे देशों को हम लोग खाद्यान्न भेजना शुरू कर रहे थे। तो आत्मनिर्भर तो हम बहुत ही जल्दी हो गए थे। लेकिन इसमें एक चीज आती जिस पर बड़ी बहस चल रही है आजकल, और वो बहस चल रही है किस पर? सहायकी पर। सहायकी क्या होती है? सहायकी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सब्सिडीज। क्या बोलते हैं? सब्सिडीज। तो देखो यार, सहायकी का मतलब क्या होता है? सहायक, किसी की आप सहायता कर रहे हो, तो सहायकी जिससे किसी चीज की सहायता हो रही है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किसान थे जो, हम लोगों ने बात की थी HYV की। ये क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब ऐसे बीज जिनसे पैदावार बढ़ जाए। इसी तरह हमें तकनीकी का प्रयोग भी करना था, इस तरह के बीज खरीदने थे, फिर हमें उर्वरक खरीदने थे जिनको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजर, फिर कीटनाशक की भी जरूरत पड़ रही थी। तो इतनी सारी चीजें खरीदने के लिए बहुत सारे किसानों के पास पैसे नहीं थे। तो सरकार ने कहा कि क्योंकि हमें कृषि में आत्मनिर्भर बनना है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोगों को सहायकी देते हैं। सहायकी का क्या मतलब है? सहायकी का एक रूप समझाता हूं आपको। कई तरह से होती है, लेकिन मुख्यतः अभी भी भारत में ऐसे चल रही है। तो एक उर्वरक हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। ठीक, हालांकि वास्तव में वो हर जगह जितनी जरूरत है उससे ज्यादा प्रयोग की जाने लगी है। क्यों? अब यूरिया बनाने में, मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ठीक है, यूरिया, ये पानी है, या है यूरिया बनाने में, मान लीजिए कि आपको एक बोरी बनाने में 250 रुपए का खर्चा आ रहा है। कितने का? 250 रुपए का। ठीक, वास्तव में अब हम लोग ये ट्रेडिशनली इसको भी पहले लिखना चाहिए, लिखते इसको पहले हैं, बोलते ऐसे हैं 250 रुपए, है ना, बाद में नहीं लिखते हैं, खैर वो अलग इशू है। तो यूरिया जो है वो 250 रुपए का मान लीजिए खर्चा आ रहा है। अब सरकार ये सोच रही है कि यार 250 रुपए का किसान तो यूरिया खरीद नहीं पाएगा। तो सरकार क्या करती है? सरकार कह देती है कि आप 250 रुपए की मत खरीदो, आपको 100 रुपए की मिलेगी। कितने की मिलेगी? 100 रुपए की। तो अब कितने की मिलने लगी यूरिया? 100 रुपए की। तो जो किसान है उसको क्या फायदा हुआ? किसान को यह फायदा हुआ यार कि अगर वो यूरिया खरीद रहा है और सरकार के बताए हुए रास्ते पर या वैज्ञानिकों के बताए हुए तकनीकी है उससे फसल उगाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सहायकी मिल रही है। किस पर सहायकी मिल रही है? उर्वरक पर। और भी सहायक मिल रही है, बिजली भी बहुत जगह पर मुफ्त कर दी गई थी किसानों के लिए, अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी। लेकिन यहाँ पर जो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं उसमें आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या। अब सहायकी आपको कितने की मिल रही है? 100 रुपए की। 100 रुपए में देना पड़ रहा है, 250 रुपए की थी तो 150 रुपए की सहायकी मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। अब इसका फायदा हुआ कि नुकसान होगा? तो आप ये सोचोगे, ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि जो सीधा सीधा हमारे दिमाग में आता है कि यार किसान को क्या है, किसान जानता है कि इन सारे तरह की चीजें करने में हमें खतरा भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप? क्यों? क्योंकि कुछ नई टेक्नोलॉजी का वो यूज करने जा रहा है, कुछ नए तरह के फर्टिलाइजर, कुछ नए तरह के उर्वरक का यूज कर रहा है। और मान लीजिए वो उल्टा पड़ गया तो जो पहले वो थोड़ी बहुत बचत कर भी पा रहा था अपने तरीके से, उससे भी ज्यादा नुकसान होगा, तब तो बहुत बड़ी समस्या की बात है। और साथ में बहुत सारे लोग देश के, आप समझिए 1950 में भी 70% के आसपास और 1990 तक आते आते भी करीब 65% के आसपास लोग थे जो खेती कर रहे थे। तो जब देश के इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं और मान लीजिए वहां पर हमारा कोई एक्सपेरिमेंट विफल हो जाए, मैं अकेले कुछ कर रहा हूं, विफल हो गया, मेरे घर में बाकी लोग कमाने खाने वाले हैं, तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? कि बाकी लोगों का खर्चा तो चलता रहेगा, लेकिन मान लीजिए पूरे देश में सारे लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करें और वो विफल हो जाए तो भुखमरी हो जाएगी यार, दंगे हो जाएंगे, लोग, क्राइम बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पर बहुत फूंक फूंक करके पैर रखने की जरूरत होती है। और इस वजह से सरकार ने उन लोगों को क्या देने की कोशिश की? सहायकी। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि बहुत सारे किसानों ने ये सारी चीजें खरीद पाई, जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट्स। क्या बोलते हैं? इनपुट। आप कोई भी चीज बना रहे होते तो आपको कुछ देना पड़ता है, पहले उसमें डालना पड़ता है।
है ना। इसी को हिंदी में बोलते हैं आगत। क्या बोलते हैं? आगत। अब आपको खेती करनी है तो आपको बीज अच्छा चाहिए, फिर पहले जुतवाना भी पड़ेगा खेत, जुतवाने के बाद से फिर आपको बीज अच्छा चाहिए है, फिर उसमें पानी भी लगेगा, फिर उसमें कीटनाशक भी लगेगा, फिर उसमें खाद भी पड़ेगी। तो ये जो जो चीजें लग रही हैं, फिर मेहनत भी पड़ेगी, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? आगत बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। किसमें? अर्थशास्त्र में। तो वो इनपुट्स ले पाएगा क्यों? क्योंकि आपने क्या दे दिया उसको? सहायकी। किसने? सरकार ने। तो सहायकी का फायदा हुआ, है ना। लेकिन सहायकी पर जो बहस चल रही है वो किस बात पे चल रही है? मैंने बोला था बहस चल रही, तो आप कहेंगे फिर बहस किस बात की चल रही है? बहस इस बात की चल रही है कि सहायकी दी किस काम के लिए गई थी? सहायकी दी इसलिए गई थी कि नए किसान हैं और वो नई नई टेक्नोलॉजी जो भी प्रयोग करने जा रहे हैं, किसान तो पुराने ही थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो जो नई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो ना, आपको पहले डर लग रहा है, तो वो डर खत्म हो जाए और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आपको खुद को फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हमें सहायकी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब तो आपको खुद से समझ में आ गया है कि यार पुराने तरीके से ये तरीका ज्यादा अच्छा है। तो जब आपको एक बार समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि ये तरीका ज्यादा अच्छा है, फिर सहायकी क्यों देने की जरूरत है। लेकिन हमारे देश में वो सहायकी आज भी चल रही है, बहुत सारी तरह की सब्सिडीज आज भी दी जा रही हैं। तो एक जो लोग इस पर बहस करते हैं वो ये बोलते हैं कि यार ये क्यों कर रहे हो? अब तो उन किसानों को पता चल गया कि भाई खाद डालोगे, ये वाला बीज लगाओगे तो फायदा होगा, और किसान कर भी वही रहे हैं, तो आप क्यों दे रहे हो उनको? अब इसमें दूसरी बात आ जाती है, तो बहस तो तब चलती है जब दोनों पक्ष की बातें हो, है ना। साथ में ये लोग एक बात और बोलते हैं, कि यार देखो हुआ क्या है, यूरिया में मेनली होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। ऐसे ज्यादा आप परेशान मत होना, मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा। अब जमीन में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये इनके केमिस्ट्री में इनके चिन्ह होते हैं। एन से हम लोग नाइट्रोजन को बोलते हैं, पी से बोलते हैं फास्फोरस को, और के से होता है पोटेशियम। तो इनकी अच्छी खासी मात्रा होनी चाहिए, इनका एक अनुपात होना चाहिए, और खास नॉर्मली वो अनुपात 4:2:1 अगर होता है तो जमीन अच्छी होती है, जमीन की जो स्थिति है वो अच्छी मानी जाती है। अब अलग अलग तरह के उर्वरक में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स, अवयव ज्यादा होते हैं। यूरिया में सबसे ज्यादा होता है आपके पास नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन होता है ज्यादा। अब नाइट्रोजन जरूरत से ज्यादा अगर जमीन में डालने लगो तब भी समस्या है। आप समझ रहे हैं, वो अनुपात बिगड़ जाएगा, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाएगी, फास्फोरस और पोटेशियम बढ़ा नहीं तो भी समस्या हो जाएगी। और ये समस्या भी देश में होने लग गई। आप समझ रहे हैं, एक तो ये समस्या आ गई। दूसरी क्या समस्या हुई? दूसरी ये हुई कि यार मुझे मान लो खाद डालनी है, बहुत सारे किसान हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने आसपास किस तरह का काम हो रहा है उसको देख करके काम करते हैं। तो मुझे ये पता है कि मेरे पिताजी भी यूरिया डाल रहे थे, मैं भी यूरिया डालूंगा, भले ही मेरी जमीन को जरूरत है या नहीं है। इसलिए भारत सरकार की एक नई स्कीम आई है, सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, HSC। तो उसमें हम बताते हैं कि आपकी जमीन को किस चीज की जरूरत है वो आप डालो। वो तो खैर अलग बात है। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि मैं भी यूरिया डालना स्टार्ट करूंगा, भले ही मेरी जमीन को जरूरत है या नहीं है। पहली समस्या ये। दूसरी समस्या, मान लो अगर 250 रुपए में यूरिया बिक रही होती, 250 रुपए की लागत आ रही, तो 250 रुपए में ही मान लो बिक रही है बाजार में, तो मैं कम खरीदता, है ना। अभी तो मैं खरीद रहा हूं ज्यादा, क्यों? क्योंकि मुझे 100 रुपए की मिल जा रही है। हम लोगों ने कक्षा 12 में हम लोग जाएंगे, तुम लोग डिमांड वक्र यानी कि मांग वक्र पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आता है कि इससे चीज की कीमत कम हो जाती है तो हम ज्यादा खरीद लेते हैं। और ये बहुत ऑब्वियस भी है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि यार टॉफी खरीदनी है, 100 रुपए की एक चॉकलेट मिल रही है, उसके लिए 10 रुपए की मिलेंगी, तो मैं ज्यादा चॉकलेट्स खरीद लूंगा। समझ रहे हैं आप? वैसा यहां पर भी होता है। तो इससे नुकसान क्या है? एक तो जमीन खराब होना स्टार्ट हुआ कई कुछ जगह पर। दूसरा नुकसान जो है ना वो क्या हो रहा है कि फायदा देने की कोशिश किसको थी? सहायकी की, किसानों को। और किन किसानों को? छोटे किसानों को, जो जिनके पास कम पैसे हैं। लेकिन हुआ क्या? किसान तो खरीदते जा रहे हैं। अब जब किसान खरीद रहे हैं तो खपत बढ़ रही है किसकी? यूरिया की। और यूरिया बना कौन रहा है? यूरिया बना रहे हैं उद्योग, किसान तो बना नहीं रहा है बेचारा, उद्योग बना रहे हैं। अब उद्योगों की चांदी हो गई, क्यों? क्योंकि किसान तो सस्ता होने की वजह से खरीद रहा है और उद्योगों को नुकसान तो हो नहीं रहा। उद्योग बना 250 की रहे हैं, किसान को 100 रुपए की मिल रही है, लेकिन जो 150 रुपए का अंतर है वो सरकार दे रही है उद्योगों को। तो उद्योगों की भी चांदी और किसान को भी उतना नुकसान नहीं, लेकिन उद्योगों को फायदा देना तो सरकार की नियत थी ही नहीं। आप समझ रहे हैं ना? तो जो हमारी नियत नहीं थी उस तरह का परिणाम निकल रहा है। तो इस वजह से भी सहायकी का विरोध होता है। ऐसे ही बड़े किसानों को भी इसका बहुत फायदा हुआ, बड़े किसान है उन्होंने बहुत फायदा लिया। तो बोला जा रहा है कि यार सहायकी या देना बंद करो। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी तक जो बात की वो सहायकी क्यों नहीं दी जानी चाहिए इसकी बात की। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरी चीज आ जाती है, बहस हो रही है। जो दूसरी साइड के लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई, सहायकी देने का आपका उद्देश्य है कि छोटे छोटे किसानों को आप मदद कर पाओ, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो कृषि है, जो खेती है, वो आज भी बहुत रिस्की है भारत में। आज भी भारत का जो किसान है वो मानसून के साथ जुआ खेल रहा है ना। सिंचाई व्यवस्था ठीक है नहीं, तो
जब किसान को इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत तरह की समस्याएं हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे किसान बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, इतना खाने को भी नहीं बना पा रहे इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो ऐसे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आपका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा, वो फायदा उद्योगों को मिल जा रहा है, बड़े किसानों को मिल जा रहा है, तो आप वो चीज रोको बजाय इसके कि जो छोटे किसानों को फायदा हो रहा है उसको रोक दो, है ना। एक तो ये उनका आर्गुमेंट आता है। दूसरी उनकी बात आती है, वो ये बोलते हैं कि यार छोटे किसान जो है ना वही तो ज्यादा है देश में, किसान जो खेती करने वाले लोग हैं बहुत कम है जो बहुत पैसे वाले हैं, ज्यादातर किसान तो बहुत पैसे वाले हैं नहीं, ज्यादातर किसान तो गरीब है। तो जब बहुत सारे किसान गरीब हैं और आप उसमें ये सहायकी बंद कर दोगे तो ज्यादातर गरीब लोगों का नुकसान हो जाएगा। उसमें अगर थोड़े पैसे वालों का फायदा हो रहा है तो हो भी जाने दो एक बार के लिए, लेकिन ज्यादातर गरीब लोगों को जो फायदा हो रहा है वो क्यों रोक दे रहे हो। और साथ में दूसरी बात कि आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले किसान हैं, जो बहुत बड़े बड़े उद्योग है, उनको फायदा ना हो। तो छोटे किसानों की जो मदद करने की सरकार की योजना उसको क्यों बंद कर दे रहे हो, ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात एक और आती है, देखो जैसे मैं आपको ये बोलूं कि आपकी कक्षा में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, ठीक। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मान लीजिए मैंने ऐसे बोला कि आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं, अब जिस भी बच्चे के पिताजी की या घर पे जो इनकम है, जो आय है, वो एक निश्चित अमाउंट से कम है। मान लीजिए मैंने बोला कि 10,000 रुपए प्रतिमाह से कम है। अब जिस बच्चे की आय 10,000 प्रतिमाह से कम है जिसके घर में, उसको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा मान लीजिए, या मैं उसको एक फ्री में एक किताब दूंगा, उसकी जो भी पढ़ने की किताब है वो मैं फ्री में दूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग जिनकी 10,000 से थोड़ी ज्यादा, उनको लगेगा यार मुझे तो मिल नहीं रहा है ना। अब हो सकता है उसमें कोई बेईमानी भी करे, होता है ऐसा। मैं कॉलेज में गया था, बिट्स पिलानी गया था, तो बिट्स पिलानी में भी एक ऐसी स्कॉलरशिप चला करती थी जिसको बोला जाता था मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। क्या बोला जाता था, मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप, ठीक है। तो MCNS भी बोल सकते हो इसको, ऐसे लिखते थे नहीं लिखते तो मुझे नहीं पता है। तो मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप का मतलब क्या हुआ कि आप पढ़ भी अच्छा रहे हो और साथ में मतलब पढ़ने में अच्छे हो और साथ में आपको आवश्यकता है, नीड है, तो आप लोगों को कुछ पैसे मिलेंगे, आपकी जो ट्यूशन फीस है उसमें कुछ रियायत मिल जाएगी। तो बहुत सारे मेरे ऐसे साथ में पढ़ने वाले लोग थे जो बहुत पैसे वाले परिवार से आते थे, लेकिन उसके बाद भी वो फर्जी सर्टिफिकेट बना करके पैसे ले रहे थे। अब सोचिए, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, सारे लोग बहुत अच्छे ही आते हैं, लेकिन उसके बाद भी जहां पर पैसे की बात आती है तो कुछ लोग बेईमानी करने लग जाते थे। तो वो बेईमानी हो सकता है कि और जगह पर भी होने लगे। तो अब वो बेईमानी हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें मुझे संसाधन लगाने पड़ेंगे ना, मुझे देखना पड़ेगा कि कौन बेईमानी कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो एक नई तरह का खर्चा आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एक नई चीज है, आपको जबरदस्ती जांच करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप बोल दो कि नहीं हम सबको देंगे। अगर आप सबको कॉपी किताबें दे रहे हो तो आपको किसी बच्चे की जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने बोल दिया कि नहीं जिन जिनको आवश्यकता है हम उन्हीं को देंगे। तो आवश्यकता किसको है ये पता करने में भी तो एनर्जी खर्च होगी, उसमें भी तो संसाधन खर्च होंगे, तो एक और चीज बढ़ जाएगी। और इस वजह से भी बोला जा रहा है कि सहायकी है उसको चलने दो। तो आपको दोनों तरह की चीजें समझ में आ गई। अच्छा, हम लोग कृषि का पूरी बात कर चुके हैं कि 1950 से 1990 के बीच में क्या हुआ। जो सबसे अच्छी चीज हुई वो क्या हुई, सबसे अच्छी चीज जो हुई वो ये हुई कि हमारा देश 5 साल के अंदर ही, 1965 के बाद 5 साल के अंदर ही पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया खाद्यान्न में। दूसरा, हमारे देश में बहुत सारे किसान थे, उनकी स्थिति थोड़ी थोड़ी अच्छी होना स्टार्ट हो गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उत्पादकता बढ़ गई। लेकिन एक चीज बुरी हुई, बुरी या अच्छी नहीं हुई, मतलब अच्छा नहीं होना भी बुरा होना होता है। क्या बुरा ये हुआ यार कि देश में जो भी हमारे किसान भाई बहन थे ना, पूरी जनसंख्या के अनुपात में उनकी संख्या नहीं गिरी, खेती करने वाले लोगों की संख्या नहीं गिरी। जबकि देखा यह जाता है जो भी देश विकसित हो रहे होते हैं वहां पर क्या होता है यार कि खेती में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना उनकी संख्या गिरती चली जाती है, और खेती से जो लोग खाली हो रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उद्योगों में जाकर के काम करने लग जाते हैं, ठीक है। और सेवा क्षेत्रक भी होता है। तो 3 क्षेत्रक है मुख्य ना, एक है कृषि क्षेत्रक, एक है उद्योग क्षेत्रक और एक है आपका सेवा क्षेत्रक। तो उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक हमारे यहां पर ऐसे इतने बड़े नहीं हो पाए कि खेती से जो लोग खाली हो रहे हैं वो लोग हमारे आकर के काम करने लगे हैं, समझ रहे हैं। और उद्योग में जो लोग काम करते हैं ना, उन लोगों का काम करने में फायदा ये होता है कि उन लोगों का काम काफी हद तक स्थायी होता है, परमानेंट होता है। खेती में एक चीज बोली आती है, आप आगे पढ़ोगे, मैं बता देता हूं अभी आपको, उसको बोला जाता है छिपी बेरोजगारी। क्या बोला जाता है, बेरोजगारी नहीं, छिपी बेरोजगारी। खेती में बहुत सारे लोग हैं जो उनसे पूछो क्या कर रहे हो तो बोलते हैं खेती कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वो बेरोजगार हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती करने में क्या होता है, सीजनल काम होता है। जब काम है तो बहुत ही ज्यादा काम है,
लेकिन हो सकता है बीच में काम नहीं है तो आप खाली बैठे हुए हो, तो आपको लग रहा है कि आप काम कर रहे हो, है ना, आप खेती तो कर रहे हो, लेकिन बहुत सारा समय ऐसा होता है जो खाली, आपके पास खाली पड़ा हुआ है, तो छिपी बेरोजगारी है। अगर आप उसकी जगह उद्योग में काम कर रहे होते तो रोज आपको 8 घंटे जाना पड़ता है, तो आप हमेशा ही कुछ ना कुछ रोजगार है आपके पास, कुछ ना कुछ आप आर्थिक क्रियाविधि कर रहे हो, जबकि खेती में ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से अगर उद्योग में ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं तो देश के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन यहां पर हम लोगों का दुर्भाग्य रहा, या दुर्भाग्य नहीं रहा, लोग इसको जो हमारे उस समय की योजनाएं थी, आर्थिक योजनाएं बनाई जा रही थी, उनका दोष मानते हैं कि खेती से हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाए। लगभग आजादी के समय थोड़े बाद 1950 में लगभग 70% के आसपास लोग थे जो खेती कर रहे थे, और 1990 तक आते आते भी ये संख्या 65% रह गई। मतलब कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है, आप समझ रहे हो। और उल्टी तरह से अगर देखोगे तुम्हारे देश की जनसंख्या तो बहुत बढ़ गई थी, तो पहले का जो 70% था ना यार, उससे भी ज्यादा लोग खेती में आ गया है वास्तव में। 65% तो कम लगेगा आपको पूरे, देखो यार पहले जनसंख्या थी बहुत कम, मान लो एक रफ आइडिया देता हूं आपको, मान लो कि पहले जनसंख्या थी किसी जगह की 100 और उसका 70% लोग काम कर रहे हो, तो देखो 100 में से अगर 70% लोग काम कर रहे हैं तो 70 लोग खेती में थे। अब जनसंख्या बढ़ के हमारी हो गई है 400, ठीक। अब 400 का 65% पे अगर काम कर रहा है तो समझ लो 260 लोग काम कर रहे हैं। तो आप प्रतिशत टर्म में देखोगे तो लगेगा कि यार 65% हो गया, पहले 70% था, तो आप सोचोगे कम हो गया है, लेकिन वास्तव में जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी तो खेती में काम करने वालों की संख्या भी बढ़ गई। तो हो क्या गया कि अब वही प्लॉट, वही खेत, बहुत ज्यादा लोग काम करने लगे, तो वो भी एक समस्या रही। लेकिन एक चीज जो अच्छी हुई वो ये हुई कि भारत की जो सब मिलाकर के सकल घरेलू उत्पाद था ना, उसमें कृषि का हिस्सा कम हो गया था, जो विकसित या विकासशील देशों की एक पहचान होती है कि खेती करने वालों की संख्या भी कम हो जाए, वो नहीं हुई, लेकिन खेती का कुल योगदान कम हो जाए। क्यों? क्योंकि उद्योगों और सेवाओं का योगदान काफी बढ़ जाएगा, तो वो हो गया था। इसके बाद हम लोग अपने में आगे उद्योग और व्यापार की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।